नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 15 नवंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूकंप की तीव्रता मर्केली स्केल पर मापी जाती है। तो यह कथन क्या सत्य है? तो इसे रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। तो यहाँ पर कथन असत्य हो जाता है। भूकंप का परिमाण निरपेक्ष संख्या 0 और 10 में व्यक्त किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो यहाँ पर उत्तर होगा केवल 2 सही है। तो अतः आंसर बी हुआ। तो यह जो है द हिंदू में आई हुई खबर है। विजाग यानी विशाखापट्टनम के कई इलाकों में महसूस किए गए हल्के झटके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है। तो विशाखापट्टनम के कुछ हिस्सों में रविवार सुबह हल्के झटके महसूस किए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह विशाखापट्टनम यह बंदरगाह भी है, भारत का डीपेस्ट पोर्ट है। ध्यान रखेंगे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह डॉल्फिन कटक पर स्थित है। डॉल्फिन नोज कहा जाता है, जिसकी वजह से जब 2004 में सुनामी आया था तो यह डॉल्फिन नोच से ही वह टकराया, जिसकी वजह से विशाखापट्टनम बंदरगाह बचा था। तो यह विशाखापट्टनम के क्षेत्र हैं। यहाँ पर ये इसका ईपी सेंटर था 10 किलोमीटर दूर। तो यह रिक्टर स्केल इसकी जो तीव्रता थी 1.8 थी। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसमें जानने की आवश्यकता है कि रिक्टर पैमाना क्या होता है। तो रिक्टर पैमाने पर तीव्रता यानी इंटेंसिटी को मापा जाता है। यह एक लघुगणक आधारित स्केल होता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के अपने मापक पैमाने के आधार पर मापता है। कोई जरूरी नहीं है कि 9 अंतिम बिंदु हो, आगे भी बढ़ सकता है। और रिक्टर पैमाने को सन 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने बेनो गुटेनबर्ग के सहयोग से खोजा था। अब बात करते हैं मर्केली स्केल की। तो रिक्टर स्केल के अलावा मर्केली स्केल पर भी भूकंप को मापा जाता है। इसमें भूकंप को उसकी तीव्रता के बजाय उसकी ताकत के आधार पर मापा जाता है। तो यह रिक्टर के मुकाबले कम वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि भूकंप की ताकत को लेकर लोगों का अनुभव अलग अलग होता है। यहाँ पर आपने देखा जो रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल, तो इसमें जैसे कि मापन का जो आधार क्या होता है। तो इस स्केल के अंतर्गत प्रति स्केल भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वह प्रति स्केल 32 गुना बढ़ जाती है। तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि 3 रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता थी वह 4 स्केल पर 3 रिक्टर स्केल का 10 गुना बढ़ जाएगी। इसको एक उदाहरण के द्वारा अगर हम समझें तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की भयावहता का अंदाजा इसी बात से हम लगा सकते हैं कि 60 लाख टन विस्फोटक यानी टीएनटी जितना विनाश कर सकता है, उतना ही 8 रिक्टर स्केल तीव्रता का भूकंप कर सकता है। अब भारत में भूकंपीय जोन की अगर बात की जाए तो भारत का खतरा देश में हर जगह अलग अलग है। इस खतरे के हिसाब से देश को 4 जोन में बांटा गया है। हालांकि 1 और 2 जोन को एक साथ ही सम्मिलित कर दिया जाता है। तो इसीलिए 2, 3, 4 तथा 5 की बात की जाती है। और सबसे कम खतरे वाला जोन 2 है। जो सबसे ज्यादा खतरे वाला जोन है वह 5 है। तो इसमें जैसे कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो जैसे नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, यानी नॉर्थ ईस्ट में ये वाला क्षेत्र जो है यह खासकर हिमालय का क्षेत्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से यह जोन 5 में आते हैं। उत्तराखंड के कम ऊंचाई वाले क्षेत्र वह जो है खासकर दिल्ली जोन 4 में आता है। तो मध्य भारत अपेक्षाकृत कम खतरे वाला होता है तो जोन 3 में आता है, जबकि दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्से सीमित खतरे वाले जोन 2 में आते हैं। तो यह प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र क्यों जोन 2 के अंतर्गत आता है? क्योंकि यह प्राचीन चट्टानों से निर्मित है, स्थिर चट्टानें हैं। और यही कारण है जैसे दिल्ली में जो भूकंप आता है तो दिल्ली में क्यों हम बच जाते हैं, क्योंकि जो अरावली है प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो दिल्ली में अरावली को दिल्ली कटक के नाम से जाना जाता है, रिज के नाम से जाना जाता है। तो जब भूकंप आता है तो इसी पर ही यह इसको बचा लेती है।
हालांकि यह एक मोटा-मोटी उदाहरण है। और जैसे अब प्रायद्वीपीय भारत की ही बात करें तो भुज का भूकंप आप लोगों ने सुना ही होगा, 2001 में तबाही मचाया था। लातूर का भूकंप सुना ही होगा, कोयना का भूकंप सुना होगा। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ये मानव जनित भूकंप थे। यहाँ पर कोयना डैम की वजह से यह भूकंप आया था, यहाँ लहरों के टकराने की वजह से भूकंप आया था। फिर भी यहाँ पर सीमित भूकंप आते हैं। तो इस प्रकार दक्षिणी राज्यों में कई स्थान ऐसे हो सकते हैं जो जोन 4 या 5 जैसे खतरे वाले भी हो सकते हैं। दूसरे जोन 5 में भी कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां भूकंप का खतरा बहुत कम और वे जोन 2 की तरह कम खतरे वाले भी हो सकते हैं। तो इसके लिए भूकंपीय माइक्रोजोनेशन की जरूरत होती है। तो माइक्रोजोनेशन क्या होता है? तो माइक्रोजोनेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें भवनों के पास की मिट्टी को लेकर परीक्षण किया जाता है और मिट्टी के प्रकार के आधार पर मकानों का डिजाइन तैयार किया जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो पहला कथन है घरों की लागत केंद्र और राज्यों के बीच साझा की जाएगी। ये कथन एकदम सत्य है। लाभार्थियों का चयन केवल सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आवास अभाव मानकों पर आधारित है। अब यहाँ पर देखिए यह केवल शब्द आ गया, इसलिए यह कथन असत्य हो जाता है। तो अतः यहाँ आंसर क्या होगा? केवल एक, यानी उत्तर क्या हुआ? ए हो गया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपुरा के 1.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस योजना की पहली किस्त हस्तांतरित की और इसमें उनके खाते में करीब 700 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए। तो यह प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है क्या? तो यह योजना 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई एक केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ग्रामीण आवास योजना है। यानी 2022 तक सभी को आवास प्रदान करना है। वे सभी परिवार जिनके पास घर नहीं है या वर्तमान में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण घरों में रह रहे हैं, तो उसके लिए आवेदन करने के लिए ये लोग योग्य हैं। तो इसमें जो है जो सुविधाएं मिलेंगी, इसमें जैसे घर, शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से यह लैस होंगे। PMAYG के तहत बनाए गए घरों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर है, जो पहले 20 वर्ग मीटर था। इस योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए का लोन लिया जा सकता है, जबकि EMI के लिए अधिकतम सब्सिडी 38,359 रुपए है और इस परियोजना की लागत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60-40 रेशियो, यानी 60% केंद्र सरकार, 40% वह राज्य खुद वहन करेगी। और आवेदन के लिए जरूरी बातें हैं कि आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए, आधार कार्ड, आवेदक का पहचान पत्र, आवेदक का बैंक खाता और इस आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, यह सब आवश्यक होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैसरे हिंद को हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का राज्य तितली घोषित किया गया है। ये कथन एकदम सत्य है। इसकी IUCN स्थिति संकटापन्न है, यह भी कथन एकदम सत्य है। कैसरे हिंद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 2 के तहत संरक्षित है, यह भी कथन सत्य है। लेकिन तितली संग्राहकों को आपूर्ति के लिए इसका शिकार किया जाता है, तो यह भी यानी तीनों कथन सत्य आता है, आंसर डी होगा। तो यह जो है द हिंदू में आई हुई खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नियर थ्रेटन यानी संकटापन्न जाती है, यह IUCN की लिस्ट में शामिल है। और इसके साथ साथ यह मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने चमकीले रंग के कैसरे हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दे दी है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है टैइनोपाल्पस एम्पीरियलिस और का शाब्दिक अर्थ है भारत का सम्राट। तो 90 से 120 मिलीमीटर पंखों वाला यह तितली पूर्वी हिमालय यानी ये वाले क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के 6 राज्यों में अच्छी तरह से जंगली इलाकों में 6000 से 10,000 की फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसके साथ साथ पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिणी चीन में भी यह तितली पाई जाती है। तो राज्य वन्य जीव बोर्ड ने 2020 में इसके लिए भेजा था और यह प्रस्ताव राज्य में तितली पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो 1972 में इसको संरक्षित किया गया था। तो कैबिनेट की बैठक में पहली बार राज्य की राजधानी ईटानगर के बाहर एक असमान स्थान
पक्के टाइगर रिजर्व में। तो यहीं पर इसकी बैठक हुई थी और इसे राज्य तितली मंजूरी दी गई। तो इस तरह से इस प्रजाति को अरुणाचल प्रदेश के बहुत कम इलाकों तक ही सीमित है और अगर संरक्षित नहीं किया गया तो यह विलुप्त हो सकती है। यही कारण है इसे राज्य तितली घोषित किया गया। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा कामो आलेया निम्नलिखित में से क्या है? चीन के शिनजियांग क्षेत्र के लिए किए गए नमूनों में पाया गया कोरोना वायरस का एक नया रूप है, यह कथन असत्य है। पेटागोनिया में एक नए मेगा रैप्टर का जीवाश्म है, यह भी कथन असत्य है। एक पृथ्वी सन्निकट क्षुद्र ग्रह यानी यह जो हमारे चंद्रमा का एक टुकड़ा हो सकता है, यह कथन एकदम सत्य है। और एक सबसे उन्नत ह्यूमनाइड रोबोट, यह भी कथन असत्य। अतः आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो यह भी जो है पीआईबी में आई हुई खबर है। कामोल अलेवा। तो 2006 में हवाई में पैन स्टार्स टेलीस्कोप ने एक अर्ध उपग्रह देखा, एक निकट पृथ्वी वस्तु जो सूर्य की परिक्रमा करती है और फिर भी पृथ्वी के करीब रहती है। तो वैज्ञानिकों ने इसे कामो अलेवा नाम दिया है। तो क्षुद्र ग्रह मोटे तौर पर एक फेरिस व्हील के आकार का है, 150 से 190 फीट व्यास के बीच और पृथ्वी से लगभग 9 मिलियन की मील की दूरी पर है और अपने छोटे आकार यानी 50 मीटर चौड़े के कारण इस अर्ध उपग्रह का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए कठिन रहा है और इसके बारे में अब तक बहुत कम जानकारी थी। तो अब कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट पत्रिका में एक अध्ययन अंतर्दृश प्रदान करता है कि यह उपग्रह कहां से आ सकता है। एक संभावना है कि कामो अलेवा पृथ्वी के चंद्रमा का एक हिस्सा था। अध्ययन से पता चलता है यह एक संभावित प्रभाव के कारण चंद्रमा से अलग हो सकता था और पृथ्वी के बजाय सूर्य की कक्षा में चला गया, जैसे कि इसके पेरेंट ग्रह करते हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने इसके स्पेक्ट्रम की तुलना एक चंद्र नमूने से की जिसे अपोलो 14 मिशन के दौरान पृथ्वी पर वापस लाया गया था, तो उन्होंने दोनों के बीच आश्चर्यजनक समानताएं पाई। तो कामो अलेवा के नमूने एकत्र करने का एक मिशन 2025 में लॉन्च के लिए निर्धारित किया गया है। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व वर्ष में आया हुआ प्रश्न 2017 में। भारत में साइबर सुरक्षा की घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्न में से किसके लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है? सेवा प्रदाता, डाटा केंद्र, निगमित निकाय। तो इसमें जो है यह तीनों होगा, अतः आंसर डी होगा। तो साइबर सुरक्षा घटनाओं का अर्थ साइबर स्पेस के संबंध में किसी भी वास्तविक और संदिग्ध प्रतिकूल घटना से है जो यह स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित रूप से लागू सुरक्षा नीति का उल्लंघन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनधिकृत उपयोग, सेवाओं से इनकार, डाटा के प्रसंस्करण या भंडारण के लिए कंप्यूटर संसाधनों का अनधिकृत उपयोग या प्राधिकरण के बिना डाटा में परिवर्तन होता है। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B सरकार को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए सरकार की एक एजेंसी को भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है। तो CIRT नियम का नियम 12 प्रत्येक व्यक्ति, कंपनी या संगठन को CIRT इन में साइबर सुरक्षा की घटनाओं की रिपोर्ट करने का विकल्प देता है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, यह भी इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। DNLA उग्रवादियों का असम में हथियार डालने का महत्व, तो उन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। तो यह दीमा हसाओ क्षेत्र है। तो दीमा हसाओ 1994-95 में और फिर 2003 से 9 में उग्रवाद का केंद्र था, लेकिन पिछले एक दशक में यह काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। तो DNLA दीमा हसाओ में हथियार उठाने वाला सबसे नया समूह था। तो हाल ही में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, जिसे DNLA कहते हैं, कि 46 कैडरों ने कमांडर इन चीफ मुशरंग के साथ असम के दीमा हसाओ जिले में मुख्य धारा में शामिल होने के लिए हथियार डाल दिए। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आत्मसमर्पण ने असम में शांति की प्रक्रिया को गति दी है। तो यह है क्या? DNLA। तो यह अपेक्षाकृत नया विद्रोही समूह 2019 में इसका गठन किया गया था। इसके गठन के समय समूह द्वारा कहा गया था कि यह राष्ट्रीय संघर्ष को पुनर्जीवित करने और एक की मुक्ति के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध था। तो संप्रभु स्वतंत्र दिमासा राष्ट्र की यह मांग करता है। इसका उद्देश्य एक दिमासा के बीच भाईचारे की भावना विकसित करना और दिमासा साम्राज्य को पुनः प्राप्ति के लिए दिमासा समाज के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण करना था।
और यह समूह जबरन वसूली और कराधान के मॉडल पर चलता था। माना जाता था कि इसे नागालैंड के NSCN-IM के समर्थन और जीविका प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से दिमासा कौन है? तो दिमासा असम के सबसे पहले ज्ञात शासक और बसने वाले हैं और अब मध्य और दक्षिणी असम के दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, कछार, होजई और नागांव जिलों के साथ साथ नागालैंड के कुछ हिस्सों में रहते हैं। तो अहोम शासन से पहले शक्तिशाली दिमासा राजाओं, जिन्हें प्राचीन कामरूप साम्राज्य के शासकों का वंशज माना जाता था, ने 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर असम के बड़े हिस्से पर शासन किया। तो दीमा हसाओं में आतंकवाद के बारे में बात की जाए तो असम के पहाड़ी जिलों कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ का कार्बी और दिमासा समूहों द्वारा विद्रोह एक लंबा इतिहास रहा, जो 1990 के दशक के मध्य में चरम पर था। दोनों जिले अब संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षित हैं और क्रमशः उत्तरी कछार हिल स्वायत्त परिषद और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद द्वारा चलाए जाते हैं। जबकि राज्य की मांग 1960 में शुरू हुई, इसने एक हिंसक रूप ले लिया जब एक पूर्ण राज्य दीमा राजी की मांग ने जोर पकड़ लिया और 1991 में उग्रवादी दिमासा राष्ट्रीय सुरक्षा बल के गठन का नेतृत्व किया और समूह ने 1995 में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इसके कमांडर इन चीफ ज्वेल गोरलोसा टूट गए और दीमा हलम दाओगाह का गठन किया और 2003 में DHD ने सरकार के साथ बातचीत शुरू करने के बाद गोरलोसा फिर से अलग हो गया। तो इस तरह से क्या DNLA समर्पण महत्वपूर्ण है? तो यह चूंकि अंतिम उग्रवादी समूह थे, अब तक कोई और सक्रिय समूह नहीं है, इनका आत्मसमर्पण शांति की दिशा में एक कदम हो सकता है और आत्मसमर्पण ऐसे समय में हुआ है जो असम में अधिकांश समूह बोडो और कार्बी आंगलोंग आतंकवादी संगठनों सहित मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। तो इस तरह से आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।